विक्रम बेताल की 5वीं कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अब तक 4 कहानी मैं सुना चुका हूं। अगर आपने वो कहानी नहीं सुनी है तो कृपया उन्हें सुन ले। 5वीं कहानी जिसका नाम है अधिकार, इसे आप ऑडियो बुक की तरह भी सुन सकते हैं, जैसे कुकू एफएम पर सुनते हैं। कहानी की शुरुआत होती है, विक्रम, मैं समय काटने के लिए तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, सुनो। ये बेताल कह रहा है विक्रम को, क्योंकि उसने उसे फिर से कंधे पर बैठा लिया। वो पेड़ पर चला गया था, पेड़ पर लटक गया और फिर से विक्रम उसे कंधे पर बैठा लेता है। तो वो कह रहा है, विक्रम, मैं समय काटने के लिए तुम्हें एक कहानी और सुनाता हूं, सुनो। कुछ समय बाद विक्रम से मुखबिर होकर बेताल ने कहा, कहानी सुनकर तुम्हें अपना निर्णय देना है। याद रखना विक्रम, यदि जानते बूझते तुमने उत्तर न दिया तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। विक्रम खामोशी से अपना रास्ता तय करता रहा। वह जानता था कि इधर उसने जुबान खोली तो उधर बेताल रफू चक्कर हो जाएगा, मगर बेताल भी अपनी किस्म का एक ही था। विक्रम ने किसी उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना उससे कहानी सुनना आरंभ कर दी। मगध देश की राजकुमारी अद्वितीय सुंदरी थी। अद्वितीय का मतलब उसके जैसा कोई और दूसरा ना हो। जैसी वह रूपवती थी वैसी ही गुणवती भी थी। उसके युवा होने पर भी देर थी कि एक से एक गुणी राजकुमार के रिश्ते उसके लिए आने लगे, मगर उनमें से किसी भी रिश्ते को राजकुमारी ने स्वीकार नहीं किया। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। राजकुमारी की मां को चिंता सताने लगी कि बेटी हर रिश्ते को ठुकरा देती है, आखिर इसके मन में क्या है। एक दिन उसने राजकुमारी से पूछ ही लिया, बेटी तू हर रिश्ते को ठुकरा रही है, क्या कारण है? क्या तुझे उनमें से कोई भी राजकुमार पसंद नहीं है? नहीं मां, इनमें कोई मेरे योग्य नहीं। मगर बेटी, तुम्हारी नजर में योग्यता का मानदंड क्या है? जो राजकुमार शक्तिशाली और अपनी पत्नी की रक्षा करने में समर्थ होगा, मैं उसी से विवाह करूंगी, ये राजकुमारी ने कहा। मगर बेटी, राजकुमारी की मां कह रही है, ये सब एक से बढ़कर एक राजकुमार हैं, ये सब बेकार है मां, बेटी ने कहा। मां कह रही है, तुम इनकी परीक्षा क्यों नहीं लेती? राजकुमारी कहती है, ठीक है। राजकुमारी चंद्रलेखा ने अपनी सहमति दे दी। अब कोई रिश्ता आया तो मैं ऐसा ही करूंगी। कुछ समय बाद एक राजकुमार प्रस्ताव लेकर हाजिर हुआ। तुम में क्या विशेष गुण है जो मुझसे विवाह करना चाहते हो? राजकुमारी ने पूछा। उसने कहा, मैं त्रिकालदर्शी हूं, किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान बिल्कुल ठीक ठीक बता सकता हूं। राजकुमारी ने कहा, ठीक है, आप अतिथि गृह में ठहरे, हम सोच समझकर जवाब देंगे। उसके बाद एक राजकुमार और हाजिर हुआ। राजकुमारी चंद्रलेखा ने उससे भी वही सवाल पूछा तो उसने बताया, मेरे पास स्वयं निर्मित एक ऐसा रथ है जो धरती, आकाश, पहाड़ और समुद्र कहीं भी आसानी से चल सकता है और उसकी गति का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। राजकुमारी की आज्ञा से उसे भी अतिथि गृह में ठहरा दिया गया। इसके 2-3 दिन बाद एक राजकुमार और आया। उसने बताया, मैं तलवार का धनी हूं, मेरा वार कभी खाली नहीं जाता। राजकुमारी ने उसे भी अतिथि गृह में ठहरा दिया और अपना निर्णय देने के लिए एक दिन मुकर्रर कर दिया। निश्चित तिथि पर तीनों राजकुमार बन ठंड कर राज दरबार में उपस्थित हुए। सभी सभासद भी आ चुके थे, किंतु राजकुमारी अभी तक नहीं आई थी। यहां तक कि राजमाता ने भी अपना आसन ग्रहण कर लिया, मगर राजकुमारी नहीं आई। तभी कुछ सेविकाओं ने आकर बताया कि राजकुमारी अपने कक्ष में नहीं है। यह सुनते ही पूरे दरबार में खलबली मच गई। राजमाता के आदेश पर महल का चप्पा चप्पा छाना गया, मगर राजकुमारी का कहीं पता नहीं चला। पूरे राज्य में यह खबर फैल गई और पूरे राज्य में शोक छा गया। राजकुमारी आखिर गई तो गई कहां? तभी राजमाता को उस राजकुमार का ध्यान आया जिसने अपने आप को त्रिकालदर्शी बताया था। राजमाता ने उससे कहा, राजकुमार, क्या तुम अपनी विद्या के द्वारा पता लगा सकते हो कि राजकुमारी इस समय कहां है? अवश्य बता सकता हूं राजमाता, उस राजकुमार ने कहा। त्रिकालदर्शी राजकुमार जिसका नाम वीरेंद्र था, उसने हिसाब किताब लगाकर बताया, एक राक्षस राजकुमारी की सुंदरता पर मोहित होकर उसे उठाकर अपने महल ले गया है। उसका महल अरावली पहाड़ियों के बीच बड़े ही दुर्गम स्थान में बना हुआ है। कहते हुए उसने वहां तक के मार्ग का महल का नक्शा भी बनाकर दे दिया। रथी ने अपना रथ निकाल लिया, तलवारधारी ने अपनी तलवार निकाल ली। फिर राजमाता की आज्ञा लेकर तीनों ही राक्षस के महल की ओर चल दिए। कुछ ही समय बाद वह महल के सामने खड़े थे। तब त्रिकालदर्शी राजकुमार वीरेंद्र सिंह ने भी बताया कि राक्षस राजकुमारी को एक कक्ष में यातनाएं दे रहा है। उसने यह भी बताया कि यह राजकुमार धनंजय द्वारा मारा जाएगा। अच्छा, फिर वे तीनों राक्षस पर हमला करके राजकुमारी को मुक्त कराने के लिए चल दिए। इस समय
कोई देवी शक्ति ही उनकी मदद कर रही थी। यहां पर देखिए, ये राक्षस है, ये राजकुमार है। राजकुमार धनंजय की तलवार के सामने राक्षस एक पल भी न ठहर सका। राक्षस की मृत्यु के साथ ही उसका मायाजाल समाप्त हो गया। वह महल आदि सब गायब हो गए। तीनों राजकुमार राजकुमारी को लेकर वापस आ गए। वापस आने पर वे तीनों राजकुमारी पर अपना अपना दावा करने लगे। तीनों के अलग अलग तर्क थे। त्रिकालदर्शी राजकुमार वीरेंद्र का कहना था कि यदि मैं अपना गणित लगाकर यह नहीं बताता कि राजकुमारी इस समय कहां है, तो धनंजय और उदयवीर सिंह लाख सिर पटकने के बाद भी राजकुमारी तक नहीं पहुंच सकती। इसलिए राजकुमारी पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। उदयवीर का दावा था कि अगर मेरे पास ऐसा करामाती रथ न होता तो वीरेंद्र और धनंजय किसी भी सूरत में राक्षस तक नहीं पहुंच सकते थे। ये दोनों ही तर्क गलत है। राजकुमार धनंजय ने कहा, किसी न किसी तरह राजकुमारी का पता भी चल जाता और उस तक पहुंचना भी असंभव नहीं था। असंभव था राजकुमार को मारकर राजकुमारी को सुरक्षित वापस लाना। यह कार्य चूंकि मैंने किया, इसलिए राजकुमारी पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है। राजा विक्रम, बेताल ने उसे संबोधित किया। उन तीनों का तर्क अपने अपने स्थान पर सही था। तीनों ने महत्वपूर्ण कार्य किए। राजकुमारी से अब इस विषय में पूछा गया तो उसका कहना था कि वह तीनों के एहसान तले दबी है, अतः वे तीनों ही कोई निर्णय करें। तुम्हारा न्याय बड़ा प्रसिद्ध है विक्रम। अब तुम ये बताओ कि राजकुमारी पर न्याय योचित अधिकार किसका है। विक्रम सोचने लगा। दोनों के बीच खामोशी छा गई। अपने मन में अच्छी तरह सोच विचार करने के बाद विक्रम ने कहा, मेरे मत के अनुसार तो राजकुमारी पर राजकुमार धनंजय का अधिकार होना चाहिए। बेताल की आंखों में विक्रम के लिए प्रशंसा के भाव दिखाई देने लगे। संभवतः विक्रम का न्याय उचित था, मगर फिर भी बेताल ने पूछा, कैसे? धनंजय का अधिकार क्यों होना चाहिए? सुनो बेताल, विक्रम कह रहा है, जो शक्तिशाली होता है उसका ही अधिकार होता है। धनंजय ने ही राक्षस की हत्या करके राजकुमारी को उसके चंगुल से मुक्त कराया। राजकुमारी का पता लगाना संभव नहीं था। 2-4 दिन बाद उसका पता लग ही जाना था, और जब पता लग ही जाना तो किसी न किसी प्रकार उस तक पहुंचा भी जा सकता था। मगर बड़ी बात है राक्षस को मारना। इसलिए राजकुमारी पर राजकुमार धनंजय का अधिकार अधिक है। तुम ठीक कहते हो राजा विक्रम, तुम्हारा न्याय ठीक है, कहकर बेताल ने अट्ठास लगाया। फिर एकाएक ही वह उसके कंधे से ऊपर उठा और हवा में तैरने लगा। तू फिर भागा। विक्रम ने चौंक कर उस पर तलवार चलाई, और इसी तरह फिर से वो बेताल भाग जाता है और विक्रम उसके पीछे पीछे जाता है और वो पेड़ पर लटक जाता है, और फिर से विक्रम उसे अपने कंधे पर ले आता है और अगली कहानी की शुरुआत होती है, जिसका नाम है असली पति कौन। और ये आपको अगली वीडियो में मिला है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।